मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, जगदीप धनखड़ की जो हालत है वो देखकर उनकी दया आती है। वैसे उम्र में छोटे नहीं है, 75 साल के हैं। उनका 75 ईयर्स चल रहा है। अनुभवी है, राज्यपाल रहे, वकालत की है। तो जो वकालत करने वाला जो है, वकील जो होता है, वो अपने दाव पेच प्लान करके चलाता है। आर्गुमेंट करना हो, एविडेंस सबूत देना हो, तो उसका सब दावपेच बनाकर आगे चलता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं जितना समझने की कोशिश कर रहा हूं उतना मुझे अजूबा लग रहा है कि ये इंसान इतना उम्र से ज्यादा बुजुर्ग है, तो ये कैसे फंस गए। वो हिंदी में बोलते हैं ना, चौधरी बनने निकले थे। तो जब ये दिमाग में आया तो मैंने सोचा कि ये तो चौधरी बनने निकले थे और चरण सिंह बन के रह गए। अब चरण सिंह का मतलब क्या होता है, ये भी समझना जरूरी है। एक समय था 1977 में, जब कांग्रेस को हराकर, इंदिरा गांधी को हराकर जनता पार्टी सत्ता में आई थी, तब 2 नंबर के नेता चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे, जो जनता पार्टी बनने से पहले लोकदल नाम की पार्टी चला रहे थे, जो हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश और शायद बिहार में या राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कहीं कहीं थी, लेकिन बेसिकली उत्तर प्रदेश की पार्टी थी। उनको जाटों की पार्टी माना जाता था, क्योंकि चरण सिंह भी जाट थे। जिस कौम से जगदीप धनखड़ आते हैं, तो चौधरी चरण सिंह खुद को मानते थे, पूरे उत्तर भारत का नेता मानते थे। क्योंकि 77 का जो चुनाव हुआ, जो इंदिरा गांधी के खिलाफ बड़ी लहर निकली थी, उसके कारण शायद राजस्थान में एक अशोक गहलोत चुनाव जीत गए थे, राजस्थान कांग्रेस से। बाकी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तक कांग्रेस का दूसरा एमपी तक चुनकर नहीं आया था। और इसको, जिसको काउ बेल्ट बोलते हैं, उसका पूरा श्रेय ये मेरा है। मेरी कारण जनता पार्टी जीती है, तो मैं ही असली इसका सिपहसालार हूं। ये चरण सिंह की सोच थी। और इसलिए जब मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया, तो अपसेट थे, नाराज थे चरण सिंह। और वो जगह जगह पर मोरारजी देसाई को आउटस्मार्ट करना चाहते। आपको याद होगा कि जो चुनाव हारने के बाद इंदिरा जी पूरी की पूरी निराश हुई थी, डिमोरलाइज हुई थी। एक दो बार तो उन्होंने बोल के दिखाया था कि मैं अब राजनीति से संन्यास ले लूंगी, लेकिन हुआ नहीं। और उनको किसी ना किसी केस में लपेट कर सताने का विचार चरण सिंह के दिमाग में चल रहा था। लेकिन मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने साफ साफ कहा था, मेहरबानी करो, जनता ने इंदिरा गांधी को सजा दी है, इससे और बड़ी सजा कोई नहीं हो सकती। आप, अपनी पार्टी हारती है, हार गई है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन चुनाव क्षेत्र में इंदिरा जी हारी है, उनका बेटा भी हारा है, बड़ा अपमान हुआ है, इससे और क्या सजा हो सकती है, तो छोड़ दो मामला। लेकिन चौधरी चरण सिंह ने माना नहीं। वो होम मिनिस्टर थे और उन्होंने तय किया था कि जैसे हमको घसीट घसीट कर इंदिरा जी ने जेल में डाला था, इंदिरा को मैं घसीट कर घर से लेके जाऊंगा और जेल में सलाखों के पीछे डाल दूंगा। और उन्होंने वो किया। वो गलती कर दी चरण सिंह ने। और इंदिरा जी को उन्होंने कोई मामला बनाकर, झूठा मूठा मामला बनाकर उनको फंसा दिया, उनको अरेस्ट किया। लेकिन एक दिन के लिए भी इंदिरा जी को चरण सिंह सलाखों के पीछे नहीं रख पाए। कुछ 18-20 घंटे में उनको जमानत मिल गई, वो बाहर आ गई। लेकिन उसके बाद इंदिरा जी
बाउंस बैक हो गई। लेकिन मतलब ये था कि चरण सिंह इतने महत्वाकांक्षी थे, एम्बिशियस थे, कि वो अपने प्रधानमंत्री को भी प्रॉब्लम में लाने के लिए आगे पीछे नहीं देखते थे। और यही उनकी बात थी, वो दिमाग में रखकर इंदिरा जी ने अगले पूरे अपने पॉलिटिक्स की प्लानिंग की थी। 78 आते आते इंदिरा जी ने अपनी पार्टी भी तोड़ दी। कांग्रेस के दो फाड़ हुए थे। ओरिजिनल कांग्रेस यशवंतराव चौहान के लीडरशिप में थी। इंदिरा जी ने अपने जो कुछ 5-10 उनके साथ पहले में आए, उनको साथ लेकर इंदिरा कांग्रेस बनाई, जिसके संसद में नेता, लोकसभा के नेता सीएम स्टीफन थे केरला के। आगे चलकर बहुत सारे एमपी कांग्रेस छोड़ छोड़कर इंदिरा जी के कांग्रेस में आ रहे थे और पार्टी टूट गई थी। लेकिन इंदिरा जी अलग ही गेम खेल रही थी। उन्होंने चरण सिंह जनता पार्टी से टूटते हैं तो बड़ी संख्या में उनके एमपी घट जाएंगे और मोरारजी सरकार गिर सकती है, ये प्लानिंग इंदिरा जी ने किया था। और वो प्लानिंग का सबसे बड़ा मोहरा अगर कौन था तो वो चरण सिंह था। चरण सिंह को मुख्यमंत्री बनना था, प्रधानमंत्री बनना था। तो चरण सिंह की जो महत्वाकांक्षा थी उसको फुलाने के लिए इंदिरा जी के जो हस्तक थे वो ढंग से जनता पार्टी में अपने लोग घुसाकर काम कर रहे थे। और उन्होंने जनता पार्टी में आरएसएस के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी। चरण सिंह के हनुमान हुआ करते थे राजनारायण, जो लोहियावादी थे, सोशलिस्ट थे। उन्होंने जनता पार्टी में एक मुहिम छेड़ दी कि दोहरा मेंबरशिप नहीं चलेगी। जो बीच जनता पार्टी में है उनको आरएसएस में नहीं रहना चाहिए, या तो आरएसएस में रहो या तो बीजेपी जनता पार्टी में रहो। तो इससे जनता पार्टी में आपस में झगड़े शुरू हो गए और आखिर 79 में 2 साल बाद, मोरारजी की सरकार 2 साल की थी, तब जनता पार्टी टूट गई। एक बड़ा हिस्सा जो पुराने समाजवादी और चरण सिंह के लोकदल वाले मिलकर हट गए तो मोरारजी को इस्तीफा देना पड़ा। जनता पार्टी की सरकार गिर गई। अब जब दूसरी सरकार बनानी थी तो चरण सिंह की जो एम्बिशन थी वो उठाकर इंदिरा जी ने अपने हस्तकों के मदद से चरण सिंह को आगे किया। चौहान का जो कांग्रेस पार्टी थी यशवंतराव चौहान की, वो भी उनके साथ चली गई। और चौहान और चरण सिंह दोनों ने मिलकर जो सरकार बनाई उसको इंदिरा जी की कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। जिस इंदिरा जी को चौधरी चरण सिंह ने अरेस्ट करके, गिरफ्तार करके जेल में डाला था, इंदिरा जी ने उनको ही मदद की कि भाई बन जाओ प्राइम मिनिस्टर। हमारा भी सपोर्ट, आउटसाइड सपोर्ट। अब ये बात थी कि उनके पास आंकड़ा तो था, 3-4 महीने मिले थे बहुमत प्रस्तावित करने के लिए। लेकिन जब पार्लियामेंट का सेशन आ गया तब इंदिरा जी ने एक इंटरव्यू में बता दिया कि मैंने सरकार बनाने के लिए सपोर्ट किया है, सरकार चलाने के लिए सपोर्ट नहीं किया है। इसका मतलब साफ था, अगर लोकसभा में कहीं भी मतदान का मामला आता है तो इंदिरा जी चरण सिंह के समर्थन में सपोर्ट नहीं करेगी। यानी उनके इंदिरा कांग्रेस के जितने एमपी इकट्ठा हुए थे वो चरण सिंह के साथ पार्लियामेंट में खड़े होने वाले नहीं है। और इसका मतलब साफ था, इसका सिग्नल साफ था कि चरण सिंह लोकसभा में अपना बहुमत गवा बैठे। तो जिस दिन लोकसभा का अधिवेशन शुरू होने वाला था उसी दिन अपने निवास से निकले हुए चरण सिंह
राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो बात ये थी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए निकले थे, लेकिन अगले काल में, उसके बाद के समय में चरण सिंह सिर्फ चौधरी चरण सिंह बन के बच गए। ना मंत्री रहे, ना प्रधानमंत्री रहे, ना सत्ता में रहे, ना किसी राज्य की सत्ता में रहे। निकले थे प्रधानमंत्री बनने, लेकिन बने उल्लू, क्योंकि इंदिरा जी ने हाथों हाथ इनके एम्बिशन का फायदा उठाया और जनता पार्टी तोड़ने पर मजबूर किया। प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए जनता पार्टी तोड़कर निकले। तो जनता पार्टी में बचे कुचे जो लोग थे, ये तो इनके खिलाफ थे। इंदिरा जी इनके खिलाफ गई तो इस्तीफा देना पड़ा। आज अगर हम धनखड़ की तरफ देखें तो इससे और क्या हुआ है, और क्या हुआ है। जो धनखड़ अपनी ताकत पर किसी भी पार्टी के एक बड़े नेता नहीं हो पाए, ना मिनिस्टर बने, ना चीफ मिनिस्टर बने, ना लोकसभा पर तगड़ी चुनाव क्षेत्र लेकर चुनकर आए, फिर भी कांग्रेस जनता दल होकर बीजेपी में आने के बाद इनको राज्यपाल बनाया गया, उपराष्ट्रपति बनाया गया, तो इनका सम्मान किया गया था। लेकिन इनकी एम्बिशन इतनी बड़ी थी। अब खबरें एक एक सामने आ रही है। इनको लगता था कि टीवी पर, राज्यसभा टीवी जो है उस पर प्रधानमंत्री को दिखाने के बजाय राज्यसभा के सभापति करके इनको ज्यादा दिखाना चाहिए। क्यों प्रधानमंत्री बार बार दिखा रहे हो, धनखड़ को दिखाना चाहिए। इससे राज्यसभा टीवी के कर्मचारी जो थे वो भी परेशान हो गए थे, बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे। दूसरी बात थी कि प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रोटोकॉल में उपराष्ट्रपति को इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, महत्व मिलना चाहिए, ये इनका आग्रह था। बहुत सारी बातें हो रही थी और जब ये मंजूर नहीं हुआ तो ये पॉलिटिकल गेम खेलने लगे। एक खबर ऐसी भी आई है कि केजरीवाल, जो अभी अभी 4-6 महीने पहले दिल्ली से बुरी तरह से चुनाव हारे हैं, आज ना एमएलए है, ना एमपी है, ना मुख्यमंत्री है, ना मंत्री है। वो एक दिन इस्तीफे के एक दिन पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को मिलने गए थे। मिलने गए थे, इसका मतलब उपराष्ट्रपति किसी भी नागरिक से मिल सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन केजरीवाल खुद होकर धनखड़ से मिलने नहीं गए थे। खुद धनखड़ ने उनको बुलाया था कि आ जाओ, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे मिलना है। तो धनखड़ के आमंत्रण पर, न्योते पर केजरीवाल उपराष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। और उसके बाद कहा जाता है कि धनखड़ उनको फोर्स कर रहे थे कि तुम जल्दी से जल्दी राज्यसभा पहुंच जाओ, तुम्हारे जैसे नेता की राज्यसभा में जरूरत है। मोदी सरकार को चैलेंज करने वाला कोई पार्लियामेंट में तगड़ा नेता चाहिए। अगर राहुल गांधी लोकसभा में तगड़ा विरोध कर रहे हैं तो राज्यसभा में विरोध करने वाला तुम जैसा कोई झगड़ालू इंसान चाहिए, तो तुम आ जाओ। ये आग्रह उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति केजरीवाल को कर रहे हैं। तो बात साफ है। अचानक से पिछले कुछ हफ्तों से राज्यसभा में कांग्रेस भी धनखड़ के साथ हाथ मिलाने जैसा काम करने लगी थी। और एक बात थी कि एक मामला जो इम्पीचमेंट का था, शेखर यादव या कुछ है जज, उनके खिलाफ, वो मामला लोकसभा में एडमिट होने वाला था। इसी वक्त सरकार को बिना पूछे कांग्रेस की तरफ से धनखड़ ने राज्यसभा में
जस्टिस वर्मा के खिलाफ या ऐसा कुछ है कि एक इम्पीचमेंट का मामला दाखिल कर दिया। इसका मतलब साफ है कि ये सरकार से, मोदी सरकार से टकराना चाहते थे। लेकिन मोदी सरकार तो मोदी सरकार है। अगर पुतिन हो, यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हो, दुनिया भर के महाशक्तियों से मोदी जी पंगा लेते हैं, तो उनसे पंगा लेना जगदीप धनखड़ के बस की बात नहीं थी। हाँ, मीडिया में आप चमक सकते हो, लेकिन असली पॉलिटिक्स में आप टिक नहीं सकते, ये कम से कम जानना जरूरी था। ये सरकार गिराने निकले थे, विपक्ष से हाथ मिलाकर। जिस सत्ताधारी पार्टी ने आपको उपराष्ट्रपति बनाया है, राज्यसभा का सभापति बनाया है, उनका विश्वासघात करके, विपक्ष से हाथ मिलाकर आप शिष्टाचार को टांग कर ऐसा पॉलिटिक्स करने लगे, तो मोदी जी तो इसमें माहिर है। मोदी जी ने इससे पहले बड़े बड़े सुरमाओं से पंगा लिया है। गुजरात की एक महिला राज्यपाल थी, उन्होंने कुछ कम नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 एसआईटी अपॉइंट की मोदी के खिलाफ, कुछ नहीं हुआ। मोदी जी और मनमोहन सरकार और सोनिया जी मोदी को परेशान, मुख्यमंत्री होते हुए परेशान करने की सब तरकीबें लड़ा रहे थे, पर सब हुआ कुछ नहीं। ऐसे इंसान से अगर लड़ने को खड़ा रहो, तो सामने वाले की ताकत, सामने वाले की हिम्मत समझना जरूरी होता है। मुझे लगता है ऐसा कुछ भी, इतनी समझ जगदीप धनखड़ के पास नहीं होगी, इसलिए केजरीवाल हो या कांग्रेस हो, उनके झांसे में आ गए और आज नोबडी हो गए। कल तक देश के 2 नंबर के महामहिम थे, और आज 2 दिन के बाद कहां है जगदीप धनखड़, कहां है? ही इज नोबडी। मामला खत्म। तो निकले थे चौधरी बनने, और जैसे इंदिरा जी ने हाथ खींच लिया, तो चरण सिंह को अपमानित होना पड़ा। बिल्कुल उसी ढंग से जगदीप धनखड़ को भी अपमानित होना पड़ा है। अपमानित, अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाए, उनके लिए कोई विदाई का समारोह नहीं होगा। तो बोलते ना, निकले थे तो चौधरी बनने, लेकिन बन गए और बनकर रह गए चरण सिंह, जो प्रधानमंत्री होकर भी एक दिन भी लोकसभा को फेस नहीं कर पाए, लोकसभा के सामने आ नहीं पाए। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।